हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां के याद में की थी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना और इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज की स्थापना की। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस शर्क यानी पूर्व का स्वामी और ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की थी। सरकी शासकों अगर बात करें तो सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, लेकिन 1479 में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके जौनपुर को जो है पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। इब्राहिम शाह सरकी जो है 1402 से 1440 ईस्वी गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार अगर बात करें तो 1401 ईस्वी, जबकि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार 1402 ईस्वी। याद रखिएगा, जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था इस गजेटियर के अनुसार, और उसके शासन काल में एक नवीन प्रकार की शैली जिसे सरकी शैली कहते हैं इसका उदय हुआ। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति जो है चारों तरफ फैल गई और जौनपुर सिराज ए हिंद के नाम से विख्यात हो गया। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्ति काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह का जो है सुंदर रूप से वर्णन किया है। 1420 में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठता है। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने जजिया कर हटा दिया, गो हत्या को निषिद्ध कर दिया। गो हत्या यानी गायों को हत्या करने पर पाबंदी लगा दी गई। उसने महाभारत और राजत रंगड़ी का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। देखिए, बुलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का भी इसने निर्माण जैन उल आबेदीन ने ही करवाया था। जैन उल आबेदीन को धार्मिक सहिष्णुता और अच्छे कार्यों के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। 1407 ईस्वी में अगर बात करें तो याद रखिएगा, 1407 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से जफर खान ने स्वयं को गुजरात का सुल्तान जो है घोषित किया। इसने मालवा के शासक हुसैन शाह को जो है पराजित करके उसकी राजधानी धार पर अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में उसने उसका राज जो है वापस कर दिया, लौटा दिया। 1458 ईस्वी में फतेह खां सिंहासन पर बैठा। उसने अबुल फतेह महमूद की उपाधि जो है ग्रहण की, परंतु इतिहास में वह महमूद बेगड़ा के नाम से विख्यात हुआ। इसकी मुख्य विजय चंपानेर और गिरनार के 1.5 किलो की थी। 1.5 किलो की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें तो देखिए, दक्कन के अमीरान ए सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खान नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नौ संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया और उसका नाम अहसानाबाद रखा। अहसानाबाद। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदर। ध्यान में रखिएगा, बहमनी राज से स्वतंत्र हुए जो राज हैं, बरार फतेह उल्लाह इमाद शाह राजवंश है, इमाद शाही वंश। बीजापुर संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाही वंश इससे संबंधित है। अहमदनगर के संस्थापक हैं मलिक अहमद और निजाम शाही वंश है। गोलकुंडा के संस्थापक थे कुल्ली कुतुब शाह, कुतुब शाही वंश इनसे संबंधित है। और बीदर के संस्थापक हैं अमीर अली वरीद और राजवंश बरीद शाही वंश। याद रखिएगा। बीजापुर का शासक इब्राहिम, अगर बात करें तो बीजापुर का जो शासक था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी और विद्या का संरक्षक था।
उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी संगीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की। उसी के काल में फरिश्ता या फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना पूरी की। इब्राहिम ने नौरसपुर नगर की स्थापना की, उसे अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है और विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। गुजरी महल राजा मानसी तोमर ने 1486 से 1516 ईस्वी के बीच बनवाया था। वर्तमान में गुजरी महल को संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, जौनपुर नगर निम्नलिखित के स्मृति में स्थापित किया गया। जौनपुर नगर निम्नलिखित की स्मृति में बताइए स्थापित किया गया, किसके स्मृति में? तो अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलक के याद में जौनपुर नगर की मतलब की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां के याद में की थी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल में 1394 ईस्वी में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज की स्थापना की। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्क तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की। सेकंड प्रश्न है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी बताइए, सही जवाब क्या होगा? अगर बात करें तो जौनपुर नगर की स्थापना याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। थर्ड नंबर है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? पूर्व का सिराज, सही जवाब है जौनपुर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। वह विद्या और कला का प्रेमी था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे सरकी शैली कहते हैं, इसका उदय हुआ। इस शैली में साधारण प्रकार के मीनारें हटा दी गई, उनमें हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगे। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर सिराज हिंद या पूर्व सिराज नाम से विख्यात हो गया। 4 नंबर है, निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता था? निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता था? सही जवाब है जौनपुर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 5 नंबर है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुसैन शाह, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद, याद रखिएगा, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में किया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज की स्थापना की थी। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया और 1479 में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था, सिराज ए हिंद। 6 नंबर है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध है वह कौन है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, सही जवाब है जैनुल आबेदीन। जैनुल आबेदीन 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा और वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था
उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना जो है मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। और उसने गो हत्या यानी गायों को हत्या करने पर जो है पाबंदी लगा दिया। उसके समय में महाभारत, दशावतार और राजत रंगड़ी का फारसी भाषा में जो है अनुवाद किया गया। 7 नंबर है, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा जैन उल आबेदीन। जैन उल आबेदीन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर बात करें तो जैन उल आबेदीन ने जो है सर्वप्रथम जजिया कर जो है समाप्त कर दिया था। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन उल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। क्या क्या शामिल है आप देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए जैन उल आबेदीन के द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जो जामा मस्जिद है, इसकी प्रभावकारी विशेषताओं में जो शामिल है उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे पहला है बुर्ज, इसके बाद बौद्ध जो पगोडाओं में या पगोडाओं से जो समानता है ये, और फारसी शैली यानी पहला, दूसरा, तीसरा। तो बौद्ध, पगोडाओं से समानता, बुर्ज और फारस की जो शैली है, इसमें इन प्रभावकारी विशेषताओं में सभी शामिल हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर बात करें तो सुल्तान सिकंदर बुतशिकन के द्वारा श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण 1400 ईस्वी में लगभग जो है करवाया था। और जिसके बाद जो है जैन उल आबेदीन के द्वारा विस्तारित करवाया गया था। मस्जिद में आग लगने के कारण इसका पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार कई बार हुए। ठीक है, और मस्जिद की विशेषताओं में बुर्ज, फारस शैली और बौद्ध पगोडाओं से समानता, ये सभी शामिल है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? कुंभा के दरबार में नहीं था। निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए अगर बात करें तो कुंभा के दरबार में जो नहीं था, इसका सही जवाब हो जाएगा मुनि जिन विजय सूरी। मुनि जिन विजय सूरी, डी ऑप्शन। जैन विद्वान मुनि जिन विजय सूरी राणा कुंभा के दरबार से संबंधित नहीं थे, जबकि मुनि सुंदर सूरी नाथा और टीला भट्ट कुंभा के दरबार से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इनमें जो सही सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब है, याद रखिएगा, मलिक सरवर ख्वाजा जहां का जो संबंध है मालवा से दिया गया है, सही सुमेलित नहीं है। मलिक सरवर ख्वाजा जहां का संबंध मालवा से नहीं है। जौनपुर सल्तनत, याद रखिए, जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत में 1394 या 1479 ईस्वी के बीच एक स्वतंत्र इस्लामी राज्य था और इस सल्तनत पर सरकी राजवंश का शासन हुआ करता था। इसकी स्थापना 1394 में ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर के द्वारा की गई थी। ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर। 11 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारतीय राज और वर्तमान क्षेत्र दिए गए हैं, तो मिलान कीजिए, बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए अगर बात करें तो इसमें अगर सही जो सुमेलित है वो है आपका केवल दूसरा, दुर्गर का संबंध जो है जम्मू से दिया गया, केवल बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मध्यकालीन भारतीय राज्यों में चंपक तथा कुल्लूत का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। दुर्गर जम्मू एवं कश्मीर में स्थित था। चंपक, दुर्गर और कुलुत राजपूतों से संबंधित है। इन तीनों राज्यों का उदय त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल राज पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 है, बहमनी राज की स्थापना की थी। बहमनी राज की स्थापना की थी। सही जवाब है अलाउद्दीन हसन ने। दक्कन के अमीरान ए सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में
बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खान नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया। उसका नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसके अपने अधीन किया। ठीक है, दक्षिण के जो हिंदू शासक थे उसको, उन सभी शासकों को अपने अधीन कर लिया। अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करके नई प्रथा जो है प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने को आदेश दिया था। 13, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, बताइए। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बहमनी राज्य का जो संस्थापक था, कमेंट कीजिए। तो सही जवाब है अलाउद्दीन हसन। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, प्लीज कमेंट किया करिए। 14, बहमनी राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहमनी राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1347 में। 15, बहमनी राज की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बहमनी राज की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? सही जवाब है गुलबर्गा, बी ऑप्शन। 16 नंबर, दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक निम्न में से कौन था? दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा हसन गंगू, बी ऑप्शन। 17 नंबर है, बहमनी राज स्थापित हुआ था। बहमनी राज स्थापित हुआ था, इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। 14वीं सदी ईस्वी में। 18 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा, बताइए। देखिए, आदिल शाही का जो संबंध है, आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही का संबंध है गोलकुंडा से, निजाम शाही अहमदनगर और सरकी शाही जौनपुर, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने की थी। निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में मलिक अहमद ने की थी और सरकी शाही राजवंश ने जौनपुर में शासन किया और इस वंश की स्थापना मलिक सरवर नामक हिजड़े ने की थी। 19 नंबर है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसके बारे में 2-3 पॉइंट है, डिस्कस कर लेते हैं। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी और विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? निम्न में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? इसका सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के शासक थे। इन्होंने किताब ए नौरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी थी। 21 है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? स्टेटमेंट को देखिए, बताइए सही ऑप्शन क्या है। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? सही जवाब है अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया, यानी ऑप्शन ए।
शाहजहां के शासनकाल में अगर बात करें तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान 1632 में महावत खां के नेतृत्व में अहमदनगर पर आक्रमण किया गया। उसने दौलताबाद के दुर्ग को जीतने के लिए अहमदनगर के वजीर फतह खां को जो है अपनी ओर मिला लिया। 4 महीने की घेराबंदी के बाद दौलताबाद के दुर्ग को जीत लिया। सुल्तान हुसैन निजाम शाह तृतीय को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया गया तथा अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। 22 नंबर, वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है कि इसको इंगित कीजिए। वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है इसको इंगित कीजिए। सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो देखिए अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह का जो संबंध दिया गया अहमदनगर से, यह सही सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगर बात करें तो यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था, न कि अहमदनगर का, जबकि बाज बहादुर मालवा का, कुतुब शाह गोलकुंडा का और सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का। 23 नंबर, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है बताइए। सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए अगर बात करें गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा हैदराबाद। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दक्षिण भारत के हैदराबाद में कुतुब शाही वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडहर फैले हुए हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर कुतुब शाही शासकों का शासन था। मुगल काल में औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का अंत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। उस युग में यह हीरो के लिए प्रसिद्ध था। 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। तो देखिए इसमें 2 सुमेलित है, बी एंड डी। होयसल का संबंध द्वार समुद्रम से दिया गया है और पांडे का मदुरा से। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्रम थी, जबकि काकतीय वंश की राजधानी वारांगल, यादव की राजधानी देवगिरी में थी। पांड्यों वंश की राजधानी कुरकई में अवस्थित थी, जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया। 25 नंबर, द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी थी। बताइए द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी थी। तो सही जवाब हो जाएगा होयसल, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 26, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ राजवंश, दूसरे तरफ राजधानी दिया गया है, तो मिलान करते हैं। पल्लव का राजधानी कहां था। पल्लव का कांची, याद रखिएगा। और पांड्यों का बताइए, पांड्यों की राजधानी कहां थी। तो अगर बात करें तो पांड्यों की राजधानी मदुरा और यादव की राजधानी जो थी वो देवगिरी और काकतीय का वारांगल, यानी सही जो ऑप्शन हो जाएगा बी में दिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पल्लव की राजधानी कांची, पांड्यों का मदुरा, यादव का देवगिरी, काकतीय का वारांगल। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है। कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है। तो काकतीय, यानी सी ऑप्शन। रुद्रमा देवी काकतीय राजवंश से संबंधित थी। इस वंश के शासक गणपति का कोई पुत्र नहीं था और उसकी मृत्यु के बाद रुद्रमा देवी काकतीय साम्राज्य की शासिका बनी। 28, होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहां पर। होयसल स्मारक कहां पर पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा हलेबीडु और बेलूर में। हलेबीडु और बेलूर में। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम हलेबीडु है, ठीक है। और अगर बात करें तो यह कर्नाटक के हासन जिले में है। देखिए इसकी ख्याति इसकी स्थापना की, अगर बात करें तो इसकी ख्याति इसकी स्थापना की विरासत के कारण है। हलेबीडु के वर्तमान मंदिरों में होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। मंदिर 12वीं और 13वीं सदी का है। होयसल काल में निर्मित चेन्ना केशव मंदिर बेलूर में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन ने प्रारंभ करवाया था। 29, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम क्या है। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम है हलेबीडु, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है। सही जवाब है गोल गुंबद, बीजापुर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है और विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। इसका बाह्य भाग देखने से एक प्याले के भांति लगता है। इसके प्रत्येक कोने पर कंगूरों की जो है व्यवस्था है। 31 निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासक से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसमें अगर मिलान कीजिएगा तो सही जो जवाब हो जाएगा, मिलान करते हैं, दोहरा गुंबद का जो संबंध है किससे है? दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी से है। इसके बाद अगर बात करें तो अष्टभुजीय जो मकबरा है इसका संबंध शेरशाह से है। सप्त मेहराबीय जो मकबरा है इसका संबंध किससे है? बलबन से है। और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह से है। यानी सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। दोबारा से इसको मिलान कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी, अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह, सत्य मेहराबीय मकबरा बलबन, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। इसके बाद 32 मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा, देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया डाउटफुल है, सही ऑप्शन नहीं है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मांडू में जहाज महल एक लोकप्रिय स्मारकीय इमारत है। इस महल का निर्माण सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया। मांडू में कोई जंतर महल नहीं है बल्कि जहाज महल है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया, यानी निरसित कर दिया, हटा दिया। मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो आपको मालूम है ये भी जो प्रश्न है डाउटफुल है ऊपर में, इसके बारे में हम लोगों ने कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस किया है। गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल याद रखिएगा, गुजरी महल जिसके द्वारा बनवाया गया था नाम है मानसी। मानसी ने गुजरी महल को बनवाया था। गुजरी महल राजा मानसी तोमर ने 1486 से 1516 के बीच बनवाया। स्थापत्य के क्षेत्र में यह एक अद्भुत नमूना है। राजा मानसी एक महान विजेता भी था। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अदीना मस्जिद मांडू में दिया गया जो कि सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। पश्चिम बंगाल के पंडुआ स्थित अदीना मस्जिद यानी जामी मस्जिद एक प्रसिद्ध भग्नावशेष है जिसे 1364 से 1374 के बीच बंगाल के शासक सिकंदर शाह के शासनकाल में निर्मित हुआ। इस मस्जिद में सिकंदर शाह की कब्र है। इस मस्जिद में हिंदू वास्तुकला का प्रभाव स्पष्ट रूप से जो है दृष्टिगोचर होता है क्योंकि इसके कई भाग पुराने हिंदू मंदिर और महलों के अवशेष हैं। 36 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो देखिए अगर बात करें तो अटाला देवी मस्जिद, जो अटाला देवी मस्जिद है इसके निर्माता है इब्राहिम शाह सरकी। छोटा सोना मस्जिद जो है इसके निर्माता है वली मोहम्मद। कदम रसूल के निर्माता है नुसरत शाह। अदीना मस्जिद यानी पांडुआ का जो पांडुआ में है इसके निर्माता है सिकंदर शाह। अदीना मस्जिद। 37 दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? सही जवाब है क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक यानी सी ऑप्शन। पोलीगार एक सामंतवादी उपाधि था जो दक्षिण भारत के नायक शासकों के द्वारा 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को प्रदान की गई थी। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आप लोगों का प्रतिक्रिया हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो प्लीज अपनी एक्टिविटी हमें देते रहिए। कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में, किसी भी टॉपिक में, आप हमसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इसके लिए जो है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को आप ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।